हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोजन चैप्टर का कॉन्सेप्ट एड ऑन, मतलब ये वीडियो एक्चुअल में हाइड्रोजन चैप्टर का कॉन्सेप्ट एड ऑन है। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोजन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, उसको समझने के लिए ओके शुरुआत करेंगे। पर मैं आपको एक बार बता दूं ओके वीडियो के स्टार्ट में ही कि ये वीडियो होगा सेल्फ स्टडी सप्लीमेंट्री। ओके, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर तो डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब राइट, पूरे चैप्टर की सारी चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाते बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, जो आसान चीजें हैं आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, आपके कॉलेज से, कोचिंग से, या फिर हमारे चैनल पर ही रोशनी मैम ने जो वन शॉट वीडियो बनाया वहां से, या फिर आपने ये सारी सोर्सेस से पढ़ा नहीं भी होगा, तो भी अगर आप सिर्फ एक बार इस चैप्टर को पढ़ भी लोगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, इनऑर्गेनिक चीज ही ऐसी है। ओके, और एनसीईआरटी में भी बहुत सिंपल शब्दों में बहुत सारी चीजें समझाई गई है। पर इस वीडियो का मोटिव यह है कि आप जिस चीजों में फंसोगे, जहां पर एनसीईआरटी में थोड़ा टेढ़ी चीज लिखी हुई है, थोड़ी समझने में दिक्कत है, वहां पर आपको ये वीडियो बिल्कुल काम आएगा। ओके, तो इससे पहले हम लोग ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स, पीवाईक्यूज और एमपीक्यूज सारे कर लिए हैं। ओके, तो आपने उनको मिस किया होगा तो इस चैप्टर से स्टार्ट मत करना, क्योंकि देखो ब्लॉक्स पढ़ने से पहले जो बेसिक आइडिया है वो पता होना चाहिए। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और वो बेसिक आइडिया आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से, आपके क्लास 11th के, जो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो हर बार की तरह मैंने चैप्टर को थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, वैसे तो ये काफी छोटू चैप्टर है। ओके, पर दिखने में अगर पेजेस भी बहुत कम रहेंगे तो भी इसमें कॉन्सेप्ट भर भर के है, देखना। ओके, आप अगर चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा आई होप, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। बस नाम के लिए हाइड्रोजन छोटा चैप्टर है। ओके, ऐसा तो छोटा वो है नहीं। तो देखो मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले ऑकरेंस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स में। ओके, ये बेसिक सी चीजें हैं। ओके, फिर डायहाइड्रोजन पर आएंगे हम लोग, H2 पर, उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। ओके, ये दूसरा पार्ट। फिर हाइड्राइड्स तीसरा, वाटर चौथा पार्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसके बाद छोटा सा है हेवी वाटर वाला। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे ओके हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से, ऑकरेंस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल और उन आइसोटोप से। बेसिक वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे हम लोग अब शुरू कर देते हैं। ओके, तो वैसे तो अब इसके बारे में भी बोला जाए, ओके हाइड्रोजन की एकदम बेसिक चीजों के बारे में, तो बहुत सारी चीजें दी है एनसीईआरटी में कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम मोस्टली इसी से बना हुआ है एंड व्हाट नॉट। ओके, बहुत सारी चीजें। पर अब मैं एकदम वो गिनी चुनी चीजें बताऊंगा आपको जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, शायद आपको थोड़ा और अच्छे से समझने की जरूरत है उन चीजों को। ओके, वैसे तो पढ़ के ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, पर जो चीजें में शायद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छुपा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है, ओके, ये एलिमेंटल फॉर्म में H2 ओके डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। अब कैसे बनता है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, थोड़ी देर पहले हम लोग ने, मतलब थोड़े समय पहले हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, मतलब इससे पहले वाला चैप्टर, उसमें हम लोग ने देखा था कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ उसका मिलन होगा और फिर ये दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये जो हमारा H2 है, ये बन क्यों रहा है? ओके, अब एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल फॉर्म में। मैंने बोला एलिमेंटल फॉर्म मतलब चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है हम लोग ने। ओके, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O2 N2 राइट। ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एटम में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, मतलब नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन एटम में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे। ओके, या फिर उनका एलिमेंटल फॉर्म ऐसा नहीं होता। ओके, ये होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। जैसे कि हमारा सोडियम जो है वो हम लोग ने पढ़ा था, वो एकदम सोडियम एटम में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक सोडियम एटम दूसरा सोडियम एटम ऐसे ओके एक साथ जुड़े हुए होंगे। पर ये जो होंगे ये मॉलिक्यूल्स की तरह होंगे, ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ मिलन करेगा, O2 बनाएगा। ओके, तो ये इसका एलिमेंटल फॉर्म है। ओके, एलिमेंट स्टेट में, मतलब एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है इसका ऑक्सीजन का O2 में, ऑक्सीजन एटम में नहीं। वैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में H2 में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन
एटम में नहीं। ओके, एटॉमिक हाइड्रोजन आपको दिखेगा नहीं कहीं पर, आपको मिलेगा H2 मॉलिक्यूल। अब बात ये है कि चलो Q पर, क्यों H2 मॉलिक्यूल में ही क्यों एग्जिस्ट करेगा, ये एटॉमिक हाइड्रोजन में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो वही बात हम लोग ने सीखी थी केमिकल बॉन्डिंग में कि एटम्स जो होते हैं, ओके, ये खुद स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो ये एटम और ये एटम, ओके, दोनों भी हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कंपैरेटिवली कम स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस H2 मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इनको स्टेबल होना है तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ओके, और बॉन्ड बनने के बाद फिर ये मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मॉलिक्यूल बनेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल बनते हैं क्योंकि यहां पर इनकी एनर्जी होती है हाई, ये भी पढ़ा हम लोग ने, और यहां पर इनकी एनर्जी होती है लो। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ने के लिए ये कंबाइन होते हैं और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब लाइटेस्ट है, सबसे लाइटेस्ट है, सारे एलिमेंट्स के मतलब कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम इसका ही मास है। ओके, तो इसी वजह से देखो कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो अगर कम मास है तो ये धरती पर टिक ही नहीं पाता है ज्यादा। आगे बात समझ में? तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, देखो 0.15% बाय मास। ओके, इतना ही पूरे एटमॉस्फेयर में जितने भी 100% में जितने भी गैसेस वगैरह सब कुछ है उसमें से सिर्फ 0.15% ही हमारा हाइड्रोजन है भाई साहब। देखो क्यों? क्योंकि बहुत हल्का है, निकल जाता है स्पेस में। ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये रह ही नहीं पाता, इससे बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है ये। क्लियर हो गई बात? पोजीशन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का पोजीशन तो हम लोग ने पढ़ा है थर्ड वाले चैप्टर में, सबसे पहले वाले ही इनऑर्गेनिक के चैप्टर में। ओके, सेंटर में होता है बेचारा एकदम यहां पर। ओके, ना ग्रुप 1 में होता है ना ही ग्रुप 17 में होता है। अब ये भी चीज आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी कि ये हाइड्रोजन जो है हमारा एल्कली मेटल्स के जैसे भी इसका बिहेवियर है और हैलोजन जैसे भी इसका बिहेवियर है, ग्रुप 17 वालों के जैसे भी, पर ये दोनों से भी डिफर भी बिल्कुल करता है। ओके, दोनों जैसा बिहेवियर भी शो करता है पर दोनों से भी अलग भी है। तो देखो अब दोनों से अलग है मतलब ये यूनिक है, करेक्ट, और यूनिक है इसीलिए इसको हम लोग सेपरेटली प्लेस करते हैं। ओके, ना ग्रुप 1 में ना ग्रुप 17 में। अब इसकी यूनिक बिहेवियर की एक चीज बता देता हूं मैं, खास चीज जो आपको थोड़ी समझनी चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन हमारा एटम है, ओके, या फिर हाइड्रोजन जो है हमारा, ओके, इसका जो एटम होता है जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबको पता है क्या बनेगा, H+ बनेगा। और ये जो H+ है, अब देखो हाइड्रोजन एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, फर्स्ट शेल में, यहां पर न्यूक्लियस में बेचारा एक ही तो प्रोटॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन ही गायब। ओके, तो ये होने के बाद देखो हो क्या रहा है, इस हाइड्रोजन एटम जब H+ आयन बन रहा है इसका साइज काफी कम हो जाता है, काफी कम, बहुत कम, रफली अराउंड 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर ऐसा कुछ साइज है इसका। ओके, तो बहुत कम। जैसे कि सपोज अगर मैं इसको लिख दूं ठीक से, ओके, तो यहां पर देखो 0.0, तो देखो 1 2, ये यहां पर 1.5 है तो 1 2 3, ओके, तो 0.0015 पिकोमीटर ये इसका साइज है H+ आयन का। तो कितना छोटा है देखो। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे बाकी के एलिमेंट्स के साइजेस के साथ, तो बाकी के एलिमेंट्स के साइजेस रफली अराउंड होते हैं रेंज में 50 से लेकर 200 पिकोमीटर तक। ओके, तो 50 से लेकर 200 पिकोमीटर कहा और हमारा 0.0015 पिकोमीटर कहा। ओके, तो बहुत कम साइज है इसकी, ये था इंटरेस्टिंग सा चीज। अब दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा H+ है ये ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसको लगता है कोई ना कोई हमेशा कंपनी देने के लिए, ऐसे समझ लो आप। ओके, कोई भी एटम, कोई भी मतलब कोई ना कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल तो बिल्कुल लगता है। तो जैसे कि मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। देखो अगर ये पानी में रहेगा, ओके, अपना H+, तो ये H+ पानी के साथ इसका मिलन होगा, ओके, और फिर ये H3O+ बनाएगा। ओके, तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ऐसे अकेला रहेगा नहीं वो। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं इनके आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स भी आप पढ़ के समझ जाओगे कि भाई 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ओके, उनमें फर्क भी क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटियम में 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है, ट्राइटियम में 3 है। सिंपल सी चीजें हैं ये। ओके, बाकी की सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी टेक्स्ट बुक में पढ़ के ही इन आइसोटोप्स के बारे में, बहुत जो सिंपल है वो। ओके, ये तो रेडियो एक्टिव होता है वगैरह वगैरह। ओके, बीटा रेडियो एक्टिव होता है, ओके, और बीटा माइनस ये वाले पार्टिकल्स एमिट करता है वगैरह वगैरह। हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स कुछ होती है। ओके, वो भी आप देख लेना अच्छे से। तो अब कॉन्सेप्ट वाली चीज क्या है इसमें कि देखो हम लोग ने क्या पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में ही कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, सेम।
ओके अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ने थर्ड चैप्टर में यही पढ़ा है, ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले एलिमेंट्स वाले में चैप्टर में, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, करेक्ट। अब आप अगर देखोगे ये आइसोटोप्स को, तो इनमें तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसे याद रखना, आइसो सेम, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ओके सॉरी न्यूट्रॉन्स बोला रहेगा मैंने तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, ओके। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भी सामने सिंपल सी चीज है ना, सेम ही तो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ये हम लोग ने पढ़ा था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी आइसोटोप्स की, ये भी हम लोग ने पढ़ा था। पर अब होता कुछ अलग ही है। हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है जैसे कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम, इनकी बात करेंगे हम लोग। ट्राइटियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्राइटियम बहुत रेयर है, ओके। इसका अबंडेंस भी पढ़ा हम लोग ने, 10⁻⁻15 करके कुछ तो है, ओके। 10⁻15% मतलब कितना कम है, ओके। तो इसकी बात छोड़ दो। हाइड्रोजन या फिर हम लोग प्रोटियम बोलेंगे और ड्यूटेरियम, इन दोनों की जब बात करेंगे हम लोग, ओके, तो इनके प्रॉपर्टीज भी इसके हिसाब से सेम होने चाहिए थे, ओके। तो है, बिल्कुल है। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये सेम है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की, पर एक एक्सेप्शन है, ओके। ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, देखो। अब जो एक्सेप्शन क्या है इसमें, तो यहां पर इनके जो रिएक्ट करने के रेट्स है, ओके, जिस फटाफट से ये मतलब जितने स्पीड से ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, उस रेट में थोड़ा फर्क है, डिफरेंस है, ओके। अब डिफरेंस क्यों है, ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब डिफरेंस इसलिए है क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा, H2 में। तो जैसे ये हाइड्रोजन H2 में एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, तो H2 मतलब ये H और H, राइट। और D2, ड्यूटेरियम भी D2 में एग्जिस्ट करेगा, ओके। हाइड्रोजन का ही तो भाई है भी, तो D2 भी कैसे है, D, ऐसा है। तो अब इनकी रिएक्ट करने की जो रेट है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है मालूम है? इनके इस बॉन्ड एंथैल्पीज पर, ओके। जितने आसानी से ये दो हाइड्रोजन एटम्स, ओके, एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे, ओके। H2 मॉलिक्यूल है तो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, D2 मॉलिक्यूल है तो दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जितने जल्दी ये मुक्त होंगे उतनी जल्दी ये रिएक्ट कर पाएंगे ना। अगर ये एक दूसरे के साथ चिपके हो रहेंगे तो कैसे रिएक्ट कर पाएंगे? नहीं रिएक्ट कर पाएंगे, करेक्ट। अब ये मुक्त होने की जो जल्दी है, ओके, वो किस पर डिपेंड करेगी? भाई कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जितनी कम एनर्जी देनी पड़ी उतना जल्दी मुक्त हो जाएंगे, उतने जल्दी मुक्त हो गए, फ्री हो गए तो फटाफट रिएक्ट कर लेंगे। अब इसीलिए अब देखो इनके जो बॉन्ड एंथैल्पीज है, अगर ये एकदम सेम रहते तो दोनों भी सेम ही फटाफट, मतलब दोनों की भी मुक्त फ्री होने का जो भी एनर्जी लगती वो भी सेम ही रहती, तो दोनों भी एकदम सेम रेट में रिएक्ट करते। पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इनके दोनों की बॉन्ड एंथैल्पीज में फर्क है भाई साहब। देखो टेबल में दिया है, तो टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में, आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, ओके। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, ओके, कॉन्सेप्चुअली भले अगर एनसीईआरटी में इतने अच्छे से समझाई नहीं भी गई होगी, अब ये तो चीज समझाई गई भी है, कई सारी चीजें होंगी वो समझाई नहीं जाएंगी, ओके। किसी और चैप्टर में समझाई दी होगी पहले से ही, तो उस चैप्टर में फिर से वो समझाएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें टेबल्स को थोड़ा अच्छे से समझना है, ओके, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ओके, जो टेबल्स में हमको दिख रहे हैं। तो देखो यहां पर अब हाइड्रोजन जो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिख रही है आपको, ओके, कितनी है? 435.88, तो इतनी एनर्जी लग रही है इसको तोड़ने के लिए। और ड्यूटेरियम वाले की 443.35, इसको इतनी एनर्जी लग रही है तोड़ने के लिए, तो इसको ज्यादा एनर्जी लग रही है, राइट, ड्यूटेरियम वालों को। मतलब ड्यूटेरियम की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है, तो इसको ज्यादा एनर्जी लग रही है तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी तो रेडिली यही टूटेगा फटाक से पहले, ओके, इन दोनों के कंपैरिजन में, तो फटाक से यही रिएक्ट करेगा, राइट। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगी देन दिस, ओके। आ गई बात समझ में? या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोलने से अच्छा रेट विथ विच ड्यूटेरियम रिएक्ट करेगा वो कम होगा देन हाइड्रोजन, ओके। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो ये भी तो सेम होने चाहिए थे, पर गड़बड़ हो क्या रही मालूम है? इनकी मास में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे कहां सर? ओके, अब यही देखो टेबल में, ओके, ये रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो यहां पर 1.008 है और ड्यूटेरियम का मास है 2.014। तो आप बोलोगे कहां डिफरेंस है सर? एक ही का तो डिफरेंस है। अरे पर ध्यान से देखो, एक का डिफरेंस नहीं है। इस हाइड्रोजन एटम का अगर मास मतलब यहां पर दिया हुआ है 1.008,
इसका डबल है ड्यूटेरियम का मास, डबल डबल। कोई भी चीज आप 20 किलो उठा रहे हो और आप 40 किलो उठाने लग जाओगे तो आपके लिए वो कम होगा क्या? वैसे ही यहां पर भी डिफरेंस, रिलेटिव डिफरेंस जो है ओके वो काफी ज्यादा है। तो इसी वजह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं। अब मैं ये हवे में नहीं बोल रहा हूं, आप देखो टेबल में ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो, हाइड्रोजन का 13.96, यहाँ पर ड्यूटेरियम का 18.73 है, डिफर कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 23 है। ओके, डेंसिटी देखो 0.09 है, 0.18 है। अब आप बोलोगे सर ये मास से कैसे अफेक्ट हो रहे? अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो मॉलिक्यूलर मासेस पर डिपेंड करता है। ओके, मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा, यहां पर लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मासेस अगर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होंगी। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब यहां पर अगर एटॉमिक मास जो है, ओके, इन दोनों के एटॉमिक मास में फर्क है। ओके, तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास इसका डबल होगा, और मतलब देखो मॉलिक्यूलर मास होगा ये 2.014 हाइड्रोजन का, ओके, इसका डबल, और यहां पर ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसका डबल, ओके, मतलब 4.028 ऐसे कुछ। ओके, मैंने बस प्लस कर दिया। और एक तो देखो मॉलिक्यूलर मासेस में भी फर्क है इनके, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कम है, इसका ज्यादा है, राइट? तो इसका कम है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, देखो कम है एज कंपेयर टू दिस के। ओके, दिख रहा है आपको? सिंपल सी चीज। अब डेंसिटी भी मास पर तो डिपेंड करती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी में भी फर्क आ रहा है। ओके, तो इसीलिए देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफर कर रही है। देखो ये ध्यान से समझ लेना। ओके, शायद ये थोड़ा टेढ़ी चीज है तो पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। ओके, तो अब डायहाइड्रोजन का या फिर हम H2 का हम लोग प्रिपरेशन देख लेते फटाफट। ओके, मतलब प्रिपरेशन के ऊपर आ जाते। तो प्रिपरेशन में भी कई सारे मतलब 2 मेथड्स हैं। ओके, लैब वाला है, कमर्शियल वाला है। लैब वाले में तो बहुत सिंपल से प्रिपरेशंस के रिएक्शंस है, जैसे कि जिंक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैब में और H2 बनाते हैं, वो तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के ही, एकदम सिंपल से। कमर्शियल वाले में भी जो स्टीम की मदद से, ओके, तो हम लोग पहले मतलब 2 मेथड्स है जिसमें हम लोग पहले एक तो स्टीम का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोकार्बन्स के साथ। ओके, रिएक्शन कंडीशंस है उसमें भी, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, उनसे हमें मिलता है सिन गैस। तो सिन गैस मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर, तो हमें H2 मिल जाता है उसमें से। ओके, तो वो वाला रिएक्शन भी काफी सिंपल है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन वाला भी, जिसमें हम लोग कोल का रिएक्शन करवाते हैं स्टीम के साथ, सेम सिन गैस मिलता है हमें। ओके, H2 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग उसी सिन गैस में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग फिर से वाटर के साथ मतलब स्टीम के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं। ओके, रिएक्शन कंडीशंस भी अलग अलग है उसकी भी। ओके, तो आपको फिर से मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इससे आप क्या कर सकते, मतलब इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो वो सिंपल सी रिएक्शंस है। ओके, तो अब यहां पर मैं आपको कमर्शियल मेथड में जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट है वो शायद आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। ओके, क्योंकि उसके रिएक्शन जो सीधे सीधे दिए हुए समझाया नहीं गया है अच्छे से चीजों को थोड़ा, कि भाई कैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो मैं फटाक से अब पहला वाला एसिडिफाइड वाटर वाला बता देता हूँ। ओके, जहां पर हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। तो एसिडिफाइड वाटर मतलब देखो वाटर जो होता है, ओके, वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ओके, वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। ओके, हमको पता ही है, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं। पर उसमें अगर आप थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस डालोगे ना, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल करंट पास करना शुरू कर देता है। अब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना होता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट ही तो पास करवाना होता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही रिएक्शंस होती है। ओके, और इन रिएक्शन से ही हमें मिलेगा हमारा हाइड्रोजन। तो कैसे होती है रिएक्शंस, मैं एकदम रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। ओके, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का तो कुछ ऐसा होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए एसिडिफाइड वाटर का। ओके, यहां पर हाँ मैंने एक्स्ट्रा लाइन बना दी। हाँ, ओके, तो कुछ ऐसा सेल होता है। ओके, इसमें हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ऐसे। अब ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, ओके, अब इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवाएंगे। ओके, इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवाएंगे बैटरी के। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवाया हम लोगों ने, तो ये एनोड हो जाता है इलेक्ट्रोड। ओके, इसको नेगेटिव टर्मिनल से करवाया तो ये होता है कैथोड हमारा। ओके, तो अब इनके ऊपर जो रिएक्शंस होंगी वो हमें समझनी है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई हाइड्रोजन कैसे बन रहा है। अब हम लोग ने क्या लिया है, पानी लिया है। ओके, तो पानी लिया है, तो इसमें देखो
अब वाटर है, वाटर है, वाटर है, ओके। और हम लोग ने ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया, सपोज H2SO4 मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर पानी है, H2SO4 है, तो यहाँ पर आयंस, आयंस कौन से हैं, ओके। यहाँ पर H प्लस आयंस है जो H2SO4 से आ रहे हैं और वाटर के H वाटर से आ रहे हैं, ओके। H प्लस और वाटर से OH माइनस भी आएगा, ओके। तो वाटर से H प्लस, वाटर से OH माइनस, ये दो आ गए, और H2SO4 से भी H प्लस आएगा और SO4 2 माइनस आ जाएंगे, ओके, आयंस। तो ये सारे आयंस हैं हमारे पास। अब इन आयंस, अब होता क्या है देखो, सिंपल सा लॉजिक समझ लेना, एनोड पर आते हैं अनायंस, कैथोड पर आएंगे कटायंस, ओके। तो यहाँ पर ऐसी होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो एनोड की तरफ आएंगे अनायंस, कैथोड की तरफ आएंगे कटायंस। अब इनमें से देखो दो अनायंस है, ओके। तो दो में से ये हाइड्रोक्साइड वाला जो अनायन होता है, ये एनोड को क्या कर देता है, ओके, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ओके। तो एनोड पर किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है बता देता हूं मैं। यह हमारा जो हाइड्रोक्साइड है वो इस तरह से कुछ ऑक्सीडेशन दिखाएगा कि भाई साहब ये OH न्यूट्रल बनाएगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके। तो इनके इस रिएक्शन के बाद अब देखो एक OH माइनस जो है, ओके, ये जो एक OH है ये ऐसे ही नहीं बैठता, ओके, मतलब ये क्या करता है और एक OH के साथ मिलन कर लेता है, ओके, और बना देता है वाटर और ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन। और फिर ये एक नेसेंट ऑक्सीजन जो बनेगा वो कुछ ऐसा नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा और दूसरे वाले नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीजन बनाएगा। तो इस तरह से एनोड पर ऑक्सीजन बन जाता है, ओके। अब इसमें डिटेल में घुसना नहीं हमें, मैंने बता दिया कैसे ऑक्सीजन बनता है। वैसे ही कैथोड पर भी कैसे हाइड्रोजन बनता है, तो देखो सिंपली H प्लस आयन जाते हैं कैथोड की तरफ, ओके। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देखो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पर हमारा जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन एकदम पकड़ लेता है, ओके, रिड्यूस हो गया देखो, और H बन जाएगा। तो अब H प्लस नहीं हो, दो H प्लस आएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को वो लेंगे और फिर ऐसे दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो न्यूट्रल बन जाएंगे और H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर लिखना है क्या, दो हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे, पर दो हाइड्रोजन एटम्स इन टर्न क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे कुछ हाइड्रोजन रिलीज होता है, ऐसे कुछ हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, ओके। तो बाकी का सारा अगर नेट रिएक्शन देखा जाए तो सिंपली हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि भाई वाटर जो है, ओके, वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहा है इस रिएक्शन में, ओके। नेट रिएक्शन यही हो जाता है, अगर आप कैथोड का और एनोड का रिएक्शंस को एक साथ कर दोगे, ओके, तो आपको यही रिएक्शन मिलेगा, जिसमें देखो अब ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन कर दिया मैंने, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो 2 4, ओके। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 ऐसा रिलीज होता है वाटर से हमारे, ओके। तो यही आपने रिएक्शन देखा होगा टेक्स्ट बुक में। तो वो कैसे कुछ हो रहा था प्रोसेस में मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। अगर आपको चाहिए तो आप इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हो। देखो ये O2 जो है, ओके, एक O2 बनने के लिए 2 ऑक्सीजन लग रहे, करेक्ट। 2 ऑक्सीजन कहां से आएंगे, ओके, देखो ये एक ऑक्सीजन आ रहा है 2 OH से, ओके, तो ये भी ऑक्सीजन आएगा और 2 OH से, तो इसका मतलब 4 OH लग रहे, राइट। तो 4 OH लग रहे, अब एक OH बन रहा है एक OH माइनस से, तो इसका मतलब 4 OH बनेंगे 4 OH माइनस से, और देंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। आ गई बात समझ में। ये होगा एक्चुअल में, मतलब ये ऐसा हो रहा है। अब इसी रिएक्शन को आप अगर ऐसे कुछ लिख दोगे, ओके, 4 OH माइनस, ओके, गिव्स, अब ये जो 4 OH है वो इंटर्न, वो 4 OH जो है ये दो OH, ओके, और 2 OH मिला के क्या बना रहे, देखो वाटर और ऑक्सीजन, राइट। ये 2 OH 4 OH मिला के बना रहे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पर लिख दूं, ओके, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे और 4 इलेक्ट्रॉन्स का दान हो रहा है, ओके। तो ये कुछ हो रहा है ऐसे एनोड पर, ओके। अब इसी रिएक्शन को आप अगर बैलेंस करना चाहो तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर भी मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दूंगा, तो 4 हाइड्रोजन आयंस लगेंगे, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को अगर मैं एक साथ कर दूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझ लेना, ओके। मैं इसको हटा देता हूं, अगर आपको ये डायग्राम वगैरह कुछ चाहिए रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखना 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहां पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। ये एनोड वाला रिएक्शन है, ये कैथोड वाला रिएक्शन है, नेट वाला। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से मैंने उड़ा दिए, ओके, कट कर दिया। फिर
4H प्लस यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो देखो 4H प्लस यहाँ पर और 4 OH माइनस बन के मिल के बनाएंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, मैंने इन दोनों को ऐसे कुछ लिख दिया, 4H प्लस 4 OH माइनस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर क्या है, गिव्स, यहाँ पर भी गिव्स है। गिव क्या देता है हमें, 2H2O मिल रहा है, राइट, O2 मिल रहा है। ओके, और फिर यहाँ पर 2H2 भी मिल रहा है। ओके, तो 2H2O, O2 और 2H2। आप देखना ध्यान से, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में कैंसिल कर दूं, यहां से यहां कट, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मुझे दे रहे हैं एक्चुअल में 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये ही रिएक्शन और ये रिएक्शन देखना सेम टू सेम नहीं दिखेगी आपको, देखो आ गई बात समझ में। तो ये डायरेक्टली रिएक्शन दे दिया है टेक्स्ट बुक में, कैसे कुछ आ गया यहाँ इस रिएक्शन तक ये मैंने आपको बता दिया। कैथोड और एनोड रिएक्शंस मैंने बता दिया आपको। ओके, अब दूसरा वाला बताया है ब्राइन वाला। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमको H2 मिलता है। अब कैसे, तो देखो सबसे पहले यही समझ लेते हैं भाई ब्राइन क्या होता है। ब्राइन मतलब सिंपली NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो सबको पता है, ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं ये। ओके, आपको अगर पता नहीं होगा तो ये बता देता हूं मैं। तो अगर आप अपने पास अगर वाटर सॉल्यूशन बोला है, मतलब अगर कौन सा सॉल्यूशन दिया नहीं तो वाटर ही हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं, ये तो बाय रूल है मतलब। ओके, तो मैंने वाटर लिया है, इसमें मैं सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूँ, तो ये डिजोल्व भी हो रहा है। ओके, अब उस पॉइंट तक डिजोल्व होगा जिस पॉइंट तक भाई इसकी कैपेसिटी है डिजोल्व करने की सोडियम क्लोराइड को। जिस पॉइंट पर वाटर की कैपेसिटी खत्म हो गई, इतनी जो वाटर हम लोग ने लिया इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, ओके, और सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करने की, तो भाई साहब ये सोडियम क्लोराइड हम लोग जो एक्स्ट्रा डालेंगे वो वैसे ही ऊपर के ऊपर से तैरते रहेगा, मतलब ऊपर ही रहेगा वो। ओके, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो ऊपर रहेगा, अंदर घुस भी गया तो भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, तो जिस पॉइंट तक आपको समझ में आ गया अरे यार डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो आप खत्म कर दिया, मतलब आपने अब NaCl डालना बंद कर दिया, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर और कोई NaCl डिसॉल्व नहीं होगा वाटर के अंदर। ओके, तो उस पॉइंट तक हम लोग डिसॉल्व कर लिए तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं, ओके, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मतलब इसका ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब किस इलेक्ट्रोड्स तो लगता है हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इस वाले में देख रहे हैं हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब प्लैटिनम कार्बन दोनों में भी खास बात क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में। तो पिछला वाला देखा था हम लोग ने एनोड कैथोड रिएक्शन, उसमें कुछ प्लैटिनम दिख रहा था आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा था, नहीं होगा। ओके, यहाँ पर भी कार्बन भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होता है। ओके, तो ये भी पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता और हम लोग चाहते भी नहीं कि ये पार्टिसिपेट करे। ओके, क्यों नहीं चाहते, क्योंकि हमें हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए, ओके, उसके लिए इनकी जरूरत नहीं है। ओके, अब कैसा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है देखो मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। तो अगर मैंने कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ऐसे, तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो मैं एकदम सिंपल फॉर्म में ऐसे आपको रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। तो ये दोनों भी ग्राफाइट ही है, मतलब दोनों भी कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, सिंपली वो छोड़ दो ग्राफाइट वगैरह। एनोड है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है इसलिए एनोड, ये नेगेटिव टर्मिनल से हो रहा है इसलिए कैथोड। आगे बात समझ में। तो अब इसमें मैंने ब्राइन लिया है। ओके, तो ब्राइन मतलब NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब Na+ आयंस होंगे, Cl- आयंस होंगे, करेक्ट। और क्योंकि हमको पता है NaCl तो डिसॉल्व होता है, राइट, और OH- आयंस होंगे और H+ आयंस भी होंगे, राइट, क्योंकि वाटर भी तो है। तो अब ये कटायंस है, ये अनायंस है, हमको पता है। अब एनोड की तरफ जाएंगे, अनायंस भागते भागते तो Cl- आयन जाएगा, OH- आयन जाएगा। तो इसमें से हम लोग का जो Cl- आयन है ये क्या करेगा, ये एनोड के पास जाके ऑक्सीडाइज होगा। तो कैसा ऑक्सीडाइज होगा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड के पास हमारा Cl- जाएगा, ओके, और ऐसा Cl का एटम बनेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पर हमको तो पता है ये तो ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट, मतलब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देता है। ओके, क्लोरीन एटम्स में ये रहते नहीं है। तो इसीलिए फिर ये 2 क्लोराइड आयंस हम लोग लेंगे, तो ये 2 Cl जो होंगे वो बनेंगे और 2 Cl इन टर्न Cl2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, अब 2 क्लोराइड आयन 2 Cl बना रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लूज करेंगे, करेक्ट। तो हो गई देखो अपनी ये एनोड वाली रिएक्शन। अब ऐसी ही तरह से कैथोड में भी देखना, कैथोड में भी ध्यान से क्या होगा, कटायंस मूव करेंगे। अब कटायन में से यहाँ पर H+ और Na+ में से हमारा जो H+ है ये भाई साहब जाएंगे। ओके, ये जाएंगे और ये होंगे रिड्यूस, क्योंकि कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को खाएगा, एटम बनेगा, पर ये ऐसे तो रहता नहीं है, राइट, H2 मॉलिक्यूल में बनता है ये। ओके, तो 2 H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे, 2 + 2 - ओके, H2 बनेगा, मतलब 2 H बनेंगे, 2 H इन टर्न हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर भी ये रिएक्शन में भी आप देखना, अब एक सिंपल सा रूल होता है, जैसे मैंने पिछले वाले रिएक्शन में भी फॉलो करा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर जाएंगे, ओके, एनोड पर
आएंगे। ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे पिछले वाले एग्जाम्पल में एनोड पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड देगा। ओके, तो यहां पर भी देखो, यहां पर एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब डोनेट हो रहे या फिर जा रहे, तो कैथोड भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यह देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ऐसे तरह से बैलेंस करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है एनोड कैथोड रिएक्शन की, ये बैलेंस करनी है सिंपली। ओके, अब बैलेंस करने के बाद नेट रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग। तो नेट रिएक्शन हो क्या रहा है मालूम है, ये तो हम लोग को यहां से समझ में आएगा नेट रिएक्शन क्या हो रहा है। देखो, पर और भी हमें देखना है और एक चीज। तो देखो, ये पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देता हूं क्योंकि कैंसिल कर दिया मैंने। अब यहां पर देखना 2 Cl माइनस 2 H प्लस है। ओके, तो ये हमें दे क्या रहे हैं, 2 Cl माइनस, ओके, 2 H प्लस। ओके, फिर गिव्स Cl2 और H2। ओके, ये बन रहा है नेट रिएक्शन अपना, सेल में हो रहा है वो। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है मालूम है, देखो एक्चुअल में हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। किन किन चीजों को, देखो ये Na प्लस भी है और OH माइनस भी तो है। ओके, तो सेल में क्या होगा, आपको रिएक्शन में कैसे दिया होगा, देखना ये Na प्लस और Cl माइनस। तो सबसे पहले शुरुआत में Na प्लस और Cl माइनस थे और H प्लस और OH माइनस थे, राइट। तो ये जो 2 Cl माइनस है, ओके, वो Na प्लस के साथ थे, तो इसलिए मैं यहां पर 2 NaCl लिख देता हूं। ओके, राइट, 2 Cl माइनस जो है वो पहले 2 Na प्लस के साथ थे, रिएक्शन होने से पहले की बात चल रही है ना। तो यहां पर इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस के साथ एसोसिएटेड थे। ओके, तो इसीलिए मैं 2 NaCl लिख रहा हूं, 2 NaCl लिख रहा हूं। ओके, वैसे तो वो टूटे हुए थे पर फिर भी पानी में थे, Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए 2 NaCl 2 H प्लस 2 H माइनस आयंस के साथ थे सबसे पहले। ओके, तो इसीलिए मैं यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं। ओके, ये हो गए रिएजेंट्स अपने, ओके, रिएक्शन के। अब प्रोडक्ट में देखो Cl2 और H2 बन रहा है, चलो ठीक है, लिख दिया मैंने सबसे पहले वही चीज, Cl2 और H2 बन रहा है। पर और एक चीज बन रही है जो एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रही है, पर वो एक्चुअल में हो रही है। क्या हो रही है, देखो यहां से H प्लस आयंस गायब हो रहे, H2 बन रहा है, यहां से Cl माइनस आयंस गायब हो रहे, तो ये दोनों जाने के बाद बचेंगे क्या, सिर्फ ये Na प्लस आयंस और ये OH माइनस आयंस। ये क्या बनाएंगे, NaOH, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ओके, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के। एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट्स तो ये 2 हैं भाई। ओके, ब्राइन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaOH और Cl2 बनाने के लिए। बाय प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजन जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब बाय प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन है, पर ये तो हो गया ना इंटर्न प्रिपरेशन का मेथड, मतलब हाइड्रोजन के, ओके, या फिर डाइहाइड्रोजन का मेथड प्रिपरेशन का। तो आगे बात समझ में, तो टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया होगा डायरेक्टली और ऐसा, तो ये कैसे आया ये कहानी मैंने आपको समझाई है। ओके, तो प्रिपरेशन तो हम लोग ने देख लिया, लास्ट वाला ब्राइन वाला भी देख लिया। ओके, तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पर। हाँ, रिएक्शन जो मैंने बताई वो टेक्स्ट बुक में दी थी वैसे ही। ओके, ऐसे टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगी रिएक्शन। ओके, तो इसी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। हाँ, 2 NaOH, सॉरी, ओके, 2 Na 2 OH माइनस बचेंगे यहाँ पर, ओके, जो हम लोग ने लिए थे पहले। ओके, तो 2 NaOH बन जाएंगे। तो बस इस रिएक्शन को मैंने सोचा कि मतलब बस इस रिएक्शन को थोड़ा समझना जरूरी था। ओके, कैसे ये रिएक्शन हो रही है, क्लियर हो गई बात। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आप गांधी जी के 3 बंदर से ही याद रख सकते हो। ओके, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और मतलब बुरा ना सुनो। वैसे तो कान का कुछ फायदा नहीं है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बुरा ना देखो मतलब कलरलेस है हमारे H2, ओके, H2 गैस हमारा। ओके, ये कान के जगह पे नाक लगा दो, ओके, ओडरलेस है और फिर टेस्टलेस है, खत्म। ओके, बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है, सिंपल सी, इंसोल्यूबल है पानी में है। ओके, पानी में तो डिजोल्व होगा नहीं। ओके, इसके अलावा भी जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि लाइट है बहुत नेचर में, ऐसे काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो आप उसको समझ ही सकते हो। सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अब देखो इंटरेस्टिंग सी बात यह है जो हम लोग ने देखा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि H2 और D2 के अलग अलग है, पर H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा हाई है। ओके, 435 किलो जूल्स पर मोल के आसपास थी, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी है। ओके, तो हमारा जो H2 है अगर रूम टेम्परेचर पर है तो इसको कोई तोड़ ही नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट बिहेव करता है। ओके, एकदम इनर्ट, क्योंकि इतनी एनर्जी तो हम लोग दे ही नहीं पा रहे रूम टेम्परेचर पर, इसको मिल ही नहीं रही है 435 किलो जूल्स की, जिससे ये टूटे और फिर रिएक्शन कर पाए। ओके, क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन है
ये जो रिएक्शन करता है ये 3 स्टेप से करता है, मतलब 3 वेज से कर सकता है। एक तो ये खुद के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका दान करेगा और H+ बनेगा, ओके, फिर रिएक्ट करेगा, ओके, या फिर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन, ओके, का शेयरिंग करवाएगा और फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट, ऐसे भी कर सकता है ये, ओके। और या फिर ये उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये गेन करेगा और हाइड्राइड आयन बनाएगा। तो इन 3 मेथड से कर सकता है, ओके। पर ये होने के लिए इसको तो पहले आना चाहिए एग्जिस्टेंस में, इस हाइड्रोजन एटम को, और वो कैसे आएगा, जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटेगा, यही मैंने बताया था। तो पर तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है बहुत बहुत ज्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पर तो इनर्ट है, पर हम लोग अगर हाई टेम्परेचर पर मस्त रिएक्शन करवाएंगे या फिर ओके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, निकल यूज कर सकते हैं, पैलाडियम यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन के लिए हम लोग पर्टिकुलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम लोग वो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अगर हाई टेम्परेचर पर ओके या फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये अच्छे खासे रिएक्ट करते हैं विद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। तो इसीलिए आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है हमारा हाइड्रोजन, ओके। ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ओके। ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता ही है, ओके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ। तो अब रिएक्शंस भी काफी सिंपल सी है। ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाएगा, हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएगा, ऐसे सिंपल रिएक्शंस है। अब इनमें से जो लास्ट वाला टाइप का रिएक्शन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, अब अर्पित सर ने तो आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई आई है, पर फिर भी अगर आपने वो चीज मिस की होगी, आप अगर यहाँ से शुरुआत कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको शायद समझने में दिक्कत हो सकती है, ओके। या फिर जो भी बच्चे हैं जो क्लास 11th में है, उन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में। देखो, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, ओके, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। अब किसमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इतनी तो कार्बन की केमिस्ट्री आपने 10वीं तक पढ़ी होगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि मैं अगर ले रहा हूं इथीन, ओके, या फिर अगर मैं लेता हूं इथाइन, ओके, तो इनमें अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहा हूं, तो मैं डाइहाइड्रोजन ले रहा हूं, ओके, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंने निकल लिया, ओके। तो क्या हो रहा है, ये जो 2 हाइड्रोजन है, ओके, एक जाएगा इसके पास, ओके सॉरी, इसके पास, इस कार्बन के पास, दूसरा जाएगा इस कार्बन के पास। तो देखो CH3 बन जाएगा, ओके। तो CH3 3 बॉन्ड के साथ, इसने चौथा बॉन्ड इसके साथ बनाया, चौथा बॉन्ड इसके साथ बनाया, बन गया इथेन हमारा, ओके। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं हमें हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, ओके। वैसे ही इसके साथ भी क्या होगा, इसके साथ इसमें भी इथाइन ही बनेगा, ओके। यहाँ पर मैं 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, ओके, 4 हाइड्रोजन लगेंगे ऐसे, राइट। तो 2 जाएंगे इसके पास, ओके, 2 जाएंगे इसके पास, ओके। तो ये CH3 बन जाएगा, ये भी CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे कुछ हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन है। इसी की तरह सेम टू सेम, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, ओके, हाइड्रोफॉर्माइलेशन है, ओके, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर ये भी शायद समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखो ऑलेफिन्स मतलब होते हैं सबसे पहले एल्कीन्स, और इसमें हम लोग थोड़ा एल्डिहाइड बना रहे हैं, ओके। तो जब ऑर्गेनिक पता ही नहीं है तो एल्डिहाइड के बारे में थोड़ा पता होना मुश्किल ही है, पर फिर भी चलो। तो शुरुआत करते मैं बता देता हूं आपको, हाइड्रो मतलब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन तो ऐड करेंगे पक्का, ओके, पर फॉर्माइलेशन मतलब हम लोग यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप भी ऐड कर रहे हैं। अब फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। अब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे दिखता है, कुछ ऐसे दिखता है, देखो C+OH, तो यहाँ पर आपका R ग्रुप जुड़ा होगा, ओके। R ग्रुप मतलब सपोज मैं अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ओके। R मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब मिथाइल ग्रुप, ओके। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, तो ऐसे। तो ये RC+OH, तो ये जो है हमारा ग्रुप C+OH, और ये वाला पार्ट, ओके, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये वाला पार्ट सिर्फ जो मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है, ओके। चलो, तो ये ग्रुप भी ऐड होता है, इसलिए हाइड्रोफॉर्माइलेशन किस में ऐड होगा, अल्कीन्स में ऐड होगा। सिंपल सी चीज है। अब ऐड कैसे होता है, देखो इसमें आप कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसीलिए मैंने बोला था सिन गैस वगैरह वो सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएंगी, पर उस गैस का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ओके, हाइड्रोजन तो ले रहे, कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले रहे, सिन गैस लिया, तो ऐसे रिलेट करना सीखो चीजों को, ओके। क्योंकि नीट वाले एग्जाम में तो इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन के लिए एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते, ओके। क्योंकि एनसीईआरटी खुद में ही इतनी बड़ी है, ओके। जैसे लगता है आपको कि बस चिंगी पिंगी चैप्टर्स लग रहे हैं हमको, मतलब पेजेस शायद कम लगेंगे हम लोग को इन चैप्टर्स के, ओके। स्टार्टिंग में एस ब्लॉक के या फिर पी ब्लॉक के या फिर हाइड्रोजन के, बाद में
12th में जब जाओगे तो पी ब्लॉक का चैप्टर कितना बड़ा दिखेगा। ओके, डीएनएफ ब्लॉक भी बहुत एक्सटेंसिवली बताया गया है, और ये जो पेजेस छोटे छोटे दिख भी रहे हैं आपको, फिर भी बहुत सारा साइंस इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिससे नीट में जो भी पेपर बनाते हैं वो तो आराम से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? ऐसे ही इंटरलिंक करके ही। तो आप भी इंटरलिंक करने की कला सीख लो। ओके, क्योंकि ये सारे चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है। ओके, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है। ओके, समझ में आ जाएगा आपको सीखते सीखते। तो हम लोग ने सिंगैस वहां पर पढ़ा था, सिंगैस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग सिंगैस को? हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन ले रहा हूं मैं, तुम्हें आर ग्रुप कोई भी आप ले लो। ओके, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें क्या होगा, देखो समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ओके, ये मैकेनिज्म है नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमको रिएक्शन तो समझनी है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है ये भी समझना है, तो हम हमारा दिमाग लगाएंगे। ओके, और प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो समझेंगे। अब हर रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म समझते बैठेंगे तो हो गया फिर कल्याण, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। अब रिएक्शंस को हमें हमारे तरीके से समझना है। तो कैसे समझना है? अब मैं कैसे समझ लेता हूँ, देखो इसको, जरूरी नहीं कि ये ऐसी हो रहा है, पर मैं इसे समझ ले रहा हूँ इसको, ताकि मैं इसको आसानी से याद रख सकूं, और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं वो मुझे समझ पाए कि भाई कैसे क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ओके, तो देखो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप मैंने मतलब बताया था ये वाला ग्रुप CHO ग्रुप। ओके, ये CHO ऐसे यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो CHO बन जाएगा यहाँ पर। ओके, एक हाइड्रोजन ऐसे ही बच गया, तो ये एक हाइड्रोजन जाएगा एक इस कार्बन के पास, और ये जो CHO ग्रुप जाएगा ये इस कार्बन के पास जाएगा। तो रिएक्शन में कुछ होगा क्या, हमें हमारा एल्डिहाइड मिलेगा। ओके, कैसे? तो देखो R, ये तो दोनों यूज हो गए इसमें। ओके, RCH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जा रहा है। ओके, और फिर इसी CH2 को हम लोग CHO ग्रुप लगाएंगे, तो फिर CH2 आगे और CHO ग्रुप लगा दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई तो करनी है हमें। ओके, 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं कार्बन पक्का। तो इसी के साथ ओके सिंपली बन गया अपना ये वाला एल्डिहाइड। देखो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप मतलब ऐसे बताया था मैंने, C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें और एक बात क्या बताइए कि अगर आप इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे, जो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके होंगे, तो रिडक्शन कर रहे हो आप, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हो। ओके, तो होगा क्या, ये एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ना, जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन जाएगा ऐसे ऑक्सीजन के पास, ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास। ओके, तो क्या होगा, ओके ये OH बनेगा और ये CH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाने के बाद ये कार्बन CH था ना, ये CH2 बन जाएगा। ओके, तो ये CHO क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये OH बन गया। ओके, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये। ओके, ये टूट के और फिर CH2 बन जाएगा, CHH और ऐसा। ओके, तो यही ग्रुप अब लगेगा यहाँ पर, यही ग्रुप लगेगा अब यहाँ पर। तो देखो RCH2CH2 मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, फिर ये ग्रुप COH और ये CH2 है, CH2। तो आपको ये मिला होगा देखो टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ कंपाउंड। ओके, तो ऑर्गेनिक सीखने से पहले यहाँ इतना समझना भी ठीक है। ऑर्गेनिक आप एक बार समझ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये रिएक्शंस, नो डाउट। ओके, तो अब डाइहाइड्रोजन के यूजेस पर आते हैं। तो काफी सारे यूजेस है। ओके, ऑर्गेनिक केमिकल्स बल्क में प्रोड्यूस हम लोग डाइहाइड्रोजन की मदद से कर सकते हैं। सिनगैस को लो, मिथेनॉल बनाओ। ओके, ऐसे बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अमोनिया बना सकते हैं हम लोग डाइहाइड्रोजन से, और उसी अमोनिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, राइट। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, उसी की तरह बहुत सारे सिंपल से यूजेस है ओके डाइहाइड्रोजन के, जो आपको एकदम पढ़ के भी समझ में आएंगे। और फिलहाल तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है डाइहाइड्रोजन के रिएक्शंस, उनसे ही वो मिलते जुलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड हम लोग बना सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस H2+Cl2। ओके, तो हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, उस वो वाला रिएक्शन आप रिलेट कर सकते हो। उसी हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज क्या होता है, हम लोग पानी में इसको डुबा देंगे उस गैस को, तो हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसे बहुत सिंपल से यूजेस आपको समझ में आ जाएंगे, जो अगर शायद थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है यूज में। ओके, इसके अलावा और भी कई यूजेस दिए, पर जिसमें अगर शायद आपको समझने में थोड़ी जरूरत है वो है ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च वाला यूज। ओके, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का इस्तेमाल होता है फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। अब कैसे वेल्ड किया जा सकता है, देखो वेल्ड वाली चीज मतलब क्या होती है। देखो ये जो हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन हाइड्रोजन एटम्स को, कई सारे हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं, तो ना हम लोग उन हाइड्रोजन एटम्स को क्या करते हैं, हम लोग उनको रिकम्बाइन होने के लिए बोलते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके इस टॉर्च की मदद से हम लोग जिस सरफेस को हमें वेल्ड करना है। ओके, अब वेल्डिंग मतलब क्या होता है कि
बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट कर दो तो जो सरफेस होगा वो मेल्ट होगा तो चिपक जाएगा तो उसके बाद उसको कूल कर दो तो हो जाएगा वो ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आपने वेल्डिंग बहुत जगहों पर देखी होगी। आप फिलहाल तो रास्तों पर वेल्डिंग होनी बंद हो गई है मोस्टली, अब अच्छे दुकानों में वगैरह अंदर करते रहेंगे अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ भी। ओके, पर फिर भी आपने अगर कहीं गांव वगैरह एरिया में गए होंगे, थोड़े बहुत नॉर्मल एरियाज में गए होंगे जो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो आपको दिखा होगा कि कोई ऐसे एकदम वेल्ड कर रहे होंगे ग्रिल्स के पाइप्स को, ग्रिल्स के जो बार्स होते हैं उनको वेल्ड कर रहे हुए दिखेंगे आपको, कई आन आर्टिकल्स को वेल्ड करते हुए दिखेंगे। तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। ओके, हीट कर रहे, हाई टेम्परेचर जनरेट कर रहे ताकि वो पिघल जाए और फिर उसको कूल कर देते ताकि वो चिपक जाए। तो ऐसी वेल्डिंग हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन के टॉर्च से कैसे कर सकते? तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन को कंबाइन होने देते हैं। ओके, ऐसे एटॉमिक हाइड्रोजन को हम लोग जो है वो कंबाइन होने देते हैं। ओके, कहां पर कंबाइन होने देते हैं? उस सरफेस पर जिसको हमें वेल्ड करना है। ओके, तो सपोज मेरी ये सरफेस है, ये सरफेस है। ओके, दो सरफेस है, तो यहां पर मैं एटॉमिक हाइड्रोजन को क्या होने दूंगा, ये सरफेस पर मैं रिकंबाइन होने दूंगा। तो रिकंबाइन होने पर हमें पता है क्या बनेगा, ये दोनों बनेंगे H2, ऐसे ही बाकी के भी बनेंगे H2 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 H2। अब ये दिक्कत नहीं है हमें, तो बोलोगे सर आप इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था कि अभी और थोड़ी ही देर पहले हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, काफी ज्यादा एनर्जी होती है इनके पास, और ये जो H2 मॉलिक्यूल होते हैं ये स्टेबल होते हैं, इनके पास काफी कम एनर्जी होती है। तो ये जो हायर एनर्जी में हाइड्रोजन एटम्स है ये लोअर एनर्जी वाले H2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? इनके पास जो हायर एनर्जी है वो दे के रिलीज करके। ओके, यही पढ़ा था हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी। हाइड्रोजन एटम्स की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, फिर वो H2 मॉलिक्यूल जब बनते हैं तब उनकी एनर्जी काफी ज्यादा कम होती है, तो वो बीच वाली जो एनर्जी होती है वही होती है बॉन्ड एंथैल्पी। करेक्ट। तो जो जितनी भी बॉन्ड एंथैल्पी होगी उतनी ही एनर्जी हम लोग ने पढ़ा था रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेगा। ओके, जब बॉन्ड ब्रेक होगा ओके तो उतनी एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, सेम उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी ओके जब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये अब क्या होगा, अब जब बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब उतनी एनर्जी लगेगी हमें। तो जब बॉन्ड बनेगा तब उतनी एनर्जी रिलीज होगी ना, राइट, जितनी एनर्जी बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तब लग रही है। ओके, तो यहां पर भी देखो हाइड्रोजन जो एटम्स है ओके, ये हाइड्रोजन एटम मिलके बॉन्ड बना रहा है ऐसे, और H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है तो जितनी एनर्जी इनको तोड़ने के लिए लग रही थी उतनी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और वो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस एनर्जी। अभी देखा था हम लोग ने बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना था, 435 किलो जूल्स पर मोल। इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस एनर्जी अगर रिलीज होनी शुरू हो गई तो सोचो फिर कितना टेम्परेचर जनरेट होगा। और इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, मतलब रफली अराउंड 4000 केल्विन 4000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। और इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर सरफेस क्या ही नहीं पिघलेगा, सरफेस पिघल जाता है, और फिर पिघलने के बाद उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो वो वेल्ड हो जाएगा। ओके, तो ये था एटॉमिक हाइड्रोजन वाला एप्लीकेशन, काफी इंटरेस्टिंग सा था। थोड़े समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, पढ़ने में समझ में ही नहीं आएगा शायद आपको कि कैसे रिकंबाइन होने पर इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, वो ऐसे जनरेट हो रहा है। ओके, जितनी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है तब लगती है, उतनी एनर्जी जब बॉन्ड बनता है तब रिलीज होती है, वही एनर्जी हमारा इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट करेगी। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हाइड्राइड्स पर। अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हमारा जो हाइड्रोजन है ओके वो ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ओके कंबाइन होता है, और जो कंपाउंड्स बनाता है उन्हें ही कहते हैं हम लोग हाइड्राइड्स। ओके, कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटल हाइड्रोजन विथ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स। पर इसमें एक्सेप्शन क्या है, हमारे नोबल गैसेस ओके या फिर ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन नहीं होता। ओके, और कई एलिमेंट्स हो सकते हैं और भी कई जिनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन नहीं हो रहा है, पर ये तो बड़ा सा एक्सेप्शन है ओके ग्रुप 18 वाला। अब हाइड्राइड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। आपको पढ़ के पता चल गया होगा। अब आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आपके लिए, ये वो हाइड्राइड्स है जिनमें हाइड्रोजन कंबाइन होता तो है पर किन के साथ, मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, ये तो आपको पता ही होगा। या फिर मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं आपको, ये कंबाइन होते हैं उन एलिमेंट्स के साथ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेस देन 1.2 ओके, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, मतलब सिंपली एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही, राइट। इन शॉर्ट यही बताना था मुझे, पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चीज बताया इससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब रिलेटेबल फील होगा ओके, समझ में भी आ जाएगा चीज। तो मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला है ओके। अब इनमें 2 इंटरेस्टिंग एक्सेप्शनल चीजें हैं
जो नॉर्मल चीज है वो तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी, जो एक्सेप्शनल चीज है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि आयनिक हाइड्राइड्स बेहद मतलब सिंपली आयनिक कॉम्पाउंड्स है, ओके, जिनमें हमारा जो ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 का मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऐसा, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में होगा, इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये बनेंगे आयनिक कॉम्पाउंड, राइट, MH, करेक्ट। तो ये बनेगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही इलेक्ट्रॉन खाएगा हमारा हाइड्रोजन और बनेगा हाइड्राइड आयन और फिर इनके बीच में मिलन होगा और ये आयनिक कंपाउंड बनेंगे। सिंपल सी चीज है। पर कुछ ऐसे भी आयनिक हाइड्राइड्स है, मतलब कुछ ऐसे भी हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे पर उनमें सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब थोड़े ही मतलब जस्ट पिछला ही चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता, राइट। तो ये भी जो आयनिक कंपाउंड्स है ये कंप्लीटली आयनिक तो नहीं है, कुछ परसेंट में कोवेलेंट कैरेक्टर तो इनमें भी है, जो नॉर्मल LiH लो या सॉरी NaH लो या फिर KH लो, इन हाइड्राइड्स में भी भले ही आयनिक हाइड्राइड्स है, भले ही आयनिक कंपाउंड्स है, पर इनमें भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर है। पर सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ आयनिक हाइड्राइड्स में पाया जाता है, जो है LiH, BeH2 और MgH2, ओके। अब ये क्यों पाया जाता है इनमें जो अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर? बिकॉज ये जो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो कटायंस है इनका बहुत ज्यादा हाई चार्ज डेंसिटी है, ओके। अब ये हाई चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई साहब? देखो, हाई चार्ज डेंसिटी मतलब कम जगह पर, ओके, कम वॉल्यूम पर बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके। तो चार्ज की डेंसिटी कैसी होगी, राइट, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ओके। तो इसको कहते हैं हाई चार्ज डेंसिटी, कम जगह पर बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होना, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे इन कटायंस में है। और हम लोग ने फजान्स रूल में क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जब ये जो चार्ज मतलब ये जब भी हमारा कटायन स्मॉलर होगा और अनायन लार्जर होगा तो क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होता है। तो यहां पर हमारा कटायन स्मॉलर ही है, ओके। और दूसरा वाला रूल क्या पढ़ा था, जिसमें कटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, राइट। तो वैसे तो अनायन की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, सिर्फ कटायन के बेसिस पर भी हम लोग बता सकते हैं कि देखो, अगर कटायन का साइज छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा, ओके, तो साइज भी छोटा है मतलब चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी ज्यादा है, और चार्ज भी अच्छा खासा है तो इसका मतलब तो अच्छी बात है। अब यहां पर देखो सिर्फ चार्ज डेंसिटी की बात चल रही है, तो साइज छोटा है, चार्ज है इसके ऊपर अच्छा खासा, राइट, Li+ या फिर Mg2+ या फिर Be2+। तो छोटे साइज की वजह से इनके ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो काफी ज्यादा मतलब कम जगह पर हो रहा है, तो हाई चार्ज डेंसिटी है। और ये हाईली चार्ज डेंस जो हमारे कटायंस है ये क्या करेंगे, हम लोग ने पढ़ा था, राइट, ये अनायंस को पोलराइज करेंगे। तो इनकी जो ये कटायंस की जो पोलराइजिंग पावर होती है, ओके, ये हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छे से अनायंस को पोलराइज कर पाते हैं। तो हम लोग इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर कटायन की। तो इनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, ओके। और पोलराइजिंग पावर अच्छी होगी, ओके, अच्छे से पोलराइज करेंगे मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है अनायंस पर, ओके, उनको उन इलेक्ट्रॉन्स को बीच में लेके आएंगे दोनों के। अब दोनों के बीच में जब लेके आएंगे, ये सपोज कटायन है, ये सपोज अनायन है, दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, ओके, इसी को तो हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में होती है, करेक्ट। तो इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें पाया जाता है, ओके। इनकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये अच्छे खासे पोलराइज कर लेते हैं अनायंस को और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में लेके आते हैं, तो अच्छा खासा कोवेलेंट नेचर इनमें तैयार हो जाता है, ओके। आगे बात समझ में। वैसे ही आयनिक कंपाउंड जो तो लटाइज स्ट्रक्चर्स होंगे, सिंपल सी बात है, ओके। हम लोग ने देखा है लटाइज स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ओके। लटाइज फॉर्म्स ऐसे डॉट डॉट डॉट, उन डॉट्स पर हमारे एटम्स होते हैं, ओके। तो ये भी कंपाउंड्स है, इनके भी कुछ ऐसे ही लटाइज स्ट्रक्चर्स है, ओके ओके। तो ये डॉट्स मैंने ऐसे बना दिया, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ओके। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छे से लटाइज बना के दिया है। तो ऐसे लटाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। पर अब एक्सेप्शन में क्या है, जो हमारा बेरिलियम हाइड्राइड है और जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ओके, इनके स्ट्रक्चर्स लटाइज नहीं है, ओके। इनके स्ट्रक्चर्स पॉलीमरिक है, ओके। ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, तो आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ लोगे आप बाद में। तो सिंपल आपको आइडिया बता देता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, ये BH2 का मॉलिक्यूल दूसरे BH2 के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा, दूसरा BH2 का मॉलिक्यूल तीसरे BH2 के मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ चेन बनाएंगे, ये चेन वाले स्ट्रक्चर्स होंगे इनके, ओके। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ओके, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। हमको इतना डिटेल में जाना नहीं इसके, बस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर को समझ लेना। चेन वाला स्ट्रक्चर होता है जिनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, ओके। तो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, सिंपल यूनिट्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, फिर बाद में
ऐसे पॉलीमेरिक चेन्स बनाते हैं तो ये BH2 भी उसी फॉर्म में होता है, या फिर MgH2 भी उसी फॉर्म में होता है। एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते, कुछ अलग तरीके से जुड़े होंगे, ओके, उसने डिटेल में हमको जानना नहीं है, पर जुड़े होते, ओके। फिलहाल तो बाद में हम लोग जब बेरिलियम क्लोराइड के बारे में देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे कि चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है बेरिलियम क्लोराइड का, तब आप समझ सकते हो, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाएगा कि चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो ये कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन एटम हमारा, ओके, या फिर हाइड्रोजन कंबाइन होगा मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। अब पी ब्लॉक मतलब ग्रुप 18 वालों को छोड़ दो, मैंने पहले एक सेक्शन में बता दिया था, ग्रुप 18 तो बनते नहीं है, तो ग्रुप 13 से ग्रुप 17, ओके, ये तो समझ में आ जाएगा आपकी बात। पर ऐसे भी एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1.5 है, ओके, ये भी अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गए तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना देते हैं ये भी, ओके। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स 3 टाइप के होते हैं, ओके, ये खुद 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो ये तो सिंपल से चीज है। इनमें समझने वाली चीज आपको शायद दिक्कत आ सकती है, ये लुईस एसिड और लुईस बेस वाली, ओके, ये भी आपने अगर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। देखो लुईस एसिड्स होते हैं वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं ये, ओके। अब देखना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स जो है, इनके नाम जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये लुईस एसिड हम लोग इनको बोलते हैं, इनकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन रिच जो हाइड्राइड्स है, इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अब लुईस एसिड आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो बेस तो आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ये, ओके। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिनके पास पैसा ज्यादा, वही तो दान कर सकते हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं तो वो कैसे दान करेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये दान कर सकते हैं, तो इसीलिए ये दान करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट। तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह, ओके। क्लियर हो गई बात। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स मोस्टली कौन से वाले होते हैं, ओके, ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स बनाते हैं, ये प्रेसाइज वाले ग्रुप 14 वाले, ये तो सिंपल सी चीजें हैं। और रिच वाले जो होते हैं वो ग्रुप 15 से लेके 16 17 वाले एलिमेंट बना देते हैं, ओके। सिंपल सा ये इन्फो है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पर आते हैं। देखो तो ये हाइड्राइड्स, अब इनका नाम जो है इंटरस्टिशियल ऐसे पड़ गया था। प्रीवियसली हम लोग सोचते थे कि जो मेटल का जो लटाइस है, ओके, थोड़ी देर पहले हम लोग ने लटाइस के बारे में देख लिया, ओके। तो जो लटाइस स्ट्रक्चर होता है, इन लटाइस स्ट्रक्चर्स में जो भी छोटी मोटी जगह बच जाती है, एटम्स, ओके, उस लटाइस स्ट्रक्चर में एटम्स बिटने के बाद, ओके, एटम्स उस पोजिशंस पर जाने के बाद जो भी छोटी मोटी चीजें बच जाती है एटम्स के बीच में, उन छोटी मोटी चीजों के अंदर, मतलब उन छोटी मोटी जगहों पर हमारा हाइड्रोजन एटम फंस जाता था, ओके। तो इसीलिए उन छोटी मोटी वो जो जगह है, जो स्पेसेस है, ओके, एटम्स के बीच में मेटल लटाइस में, इनको इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, ओके। और इन इंटरस्टाइसिस में हमारा जो हाइड्रोजन है, ओके, ये फंस जाता है। तो इसीलिए हम लोग प्रीवियसली बोलते थे कि ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स है। और ये फंसता भी है ना, ऐसे प्रीवियसली हमको इनिशियली ऐसे समझा जाता था कि ये फंसते हैं, पर ये लटाइस को कुछ धक्का नहीं देते, ओके, मेटल लटाइस का वैसे ही रखते। पर बाद में आप स्टडी बडी करने के बाद समझ में आ गया कि कुछ एलिमेंट जैसे कि निकल, पैलाडियम, सीरियम और एक मतलब निकल जैसा, ओके, पैलाडियम, ओके, सीरियम, एक्टिनियम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन एलिमेंट्स, ओके, को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है, ओके, उनमें ऐसा नहीं पाया जाता था। उनमें क्या होता था, उनमें जो भी, ओके, जो मेटेलिक हाइड्राइड है, ये वाला इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का जो लटाइस का टाइप है वो अलग है, ओके, एज कंपेयर टू द पैरेंट मेटल का लटाइस, ओके। इनको छोड़ के, ये एक्सेप्शन है। आ गई बात समझ में। तो अब यहां पर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आपको तो समझ में आ गया होगा, मतलब पढ़ने के बाद, कि ये हाइड्रोजन और मोस्ट ऑफ द DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के मिलन के बाद बनते हैं ये, ओके। पर अब इंटरेस्टिंग चीज ये है इनमें, ये तो मैंने बता दी इंटरेस्टिंग चीज अब जो पहली थी। दूसरी वाली ये है कि ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, ओके। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब जैसे कि अगर सपोज मैं CH4 लूं, ओके, तो मैं बता सकता हूं कि कार्बन का एटम और हाइड्रोजन के एटम का रेशियो ये है 1:4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये जो रेशियो है ये स्मॉल, ये होल नंबर रेशियो है। पर अगर आप इनको देखोगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को, तो देखो जैसे कि लैंथेनियम और हाइड्रोजन का कंपाउंड जो बन रहा है LaH 2.87, तो लैंथेनम इज टू हाइड्रोजन 1:2.87 हो रहा है। होल नंबर है ये? नहीं है, ओके। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। होल नंबर होगा तो स्टोइशियोमेट्रिक, ओके। इसी की तरह अब डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन भी बोल रहे हैं हम लोग। अब आप जब
डीएनएफ ब्लॉक पढ़ोगे तब एफ ब्लॉक में आपको ये समझ में आएगा। मैं सिंपल सी चीज बता देता हूँ आपको, जो लैंथेनम है हमारा, ओके ओके, तो ये +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनाइड्स का, ओके। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, तो ये जो लैंथेनम है, ओके, तो इसी तरह हमारा हाइड्रोजन जो भी रहेगा वो हाइड्राइड आयंस जो रहेंगे, ओके, 3 हाइड्राइड आयंस आएंगे ऐसे, तो +3 -3 तो ये बनाएंगे LaH3 ऐसा। पर बनना तो चाहता है ऐसे LaH3, ओके, पर बन क्या रहा है LaH2.87, तो डेफिशिएंट है ना हाइड्रोजन में, थोड़ा बहुत कम ही है 3 से। आगे बात समझ में, तो क्यों डेफिशिएंट, कैसे डेफिशिएंट है ये, ओके, ये थोड़ी समझने वाली चीज थी, ये ढंग से दी नहीं है थोड़ी एनसीईआरटी में। और ये जो है हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, ओके, या फिर इसको इस चैप्टर में बोला गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। डेफिनाइट कांस्टेंट तो सेम ही वर्ड्स है, कांस्टेंट कंपोजिशन ये लॉ में ही समझ में आएगा आपको, नाम से समझ में आ रहा है कि जो पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पाउंड है उसका सोर्स कुछ भी हो, ओके, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करो या फिर नेचुरली बना के लेके आओ, उस केमिकल कंपाउंड में, उस केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन जो है वो एकदम सेम रहेगा, ओके, कुछ हेराफेरी नहीं होगी। पर यहां पर देख सकते हो आप निकल हाइड्रोजन, ओके, इसका जो कंपाउंड बन रहा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड 0.6 से लेके 0.7 हाइड्रोजन है, ओके, 0.6 से लेके 0.7 मतलब एटम जो है वो भी फिक्स्ड नहीं है, ओके, एटम का नंबर कितना है, ओके, 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है ऐसे। तो कंपोजिशन फिक्स है क्या, फिर बिल्कुल नहीं, ओके, एटम का नंबर फिक्स होगा तो ही हम लोग बोलेंगे ना कि भाई केमिकल कंपाउंड में उसका कंपोजिशन फिक्स है, इतने एटम्स इतने एटम्स इतने एटम्स इस एलिमेंट्स के होते हैं, ओके। तो फिर हम लोग किसी भी सोर्स से उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को लो, हमें उतने ही मतलब कंपोजिशन तो उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा, एटम्स के नंबर में हेर फेर हो गई, ओके, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड का भी कंपोजिशन भी चेंज हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, तो आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, आपको चीजें समझ में भी आई होंगी जहां तक हम लोग ने पढ़ा है, जो भी चीजें हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ी है उनको। पर ये चीज मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, ओके, कहाँ पर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो मेरे को बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। और अगले वीडियो में जो हम लोग के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो स्टे ट्यून, पढ़ते रहो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।